नमस्कार साथियों, मैं रवि भारद्वाज बायोलॉजी क्लासेज के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जनन तंत्र पढ़ रहे थे। और जनन तंत्र में हमने वृषण की डायग्राम बनाया था। डायग्राम मैंने आपको बताया था और सारी चीज़ें हमने समझी थी कि वृषण के अंदर कौन कौन से पार्ट मेनली पाए जाते हैं, टेस्टिज की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। अब हम उस बातों को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करेंगे। तो नर जनन अंग के प्राथमिक और मुख्य अंग कौन से होते हैं? वृषण होते हैं। समझा? मैं लास्ट क्लास में बिल्कुल पूरा चुका हूं, तो इसमें अपन नोट करते हैं पहले, उसके बाद आगे वाली चीजें अपन पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र के मुख्य तथा प्राथमिक अंग हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें कि इनकी संरचना कैसी होती है, तो ओव्यूल शेप्ड होती है। इनकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनकी संरचना अंडाकार होती है, ओव्यूल शेप्ड होती है। ओव्यूल शेप्ड होती है, अंडाकार होती है। संख्या कितनी होती है? संख्या इनकी होती है 2 होती है। प्रत्येक वृषण की यदि हम लंबाई की बात करें तो प्रत्येक वृषण की लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर। टेस्टिज यदि अपन लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर, और थिकनेस मोटाई की बात करें तो मोटाई कितनी होती है? लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। आगे हम बात करते हैं कि वृषण जो होते हैं हमारे, प्रत्येक वृषण का वजन कितना होता है? तो प्रत्येक वृषण का वजन दोस्तों लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। प्रत्येक वृषण का वजन, वेट ऑफ एवरी टेस्टिज, लगभग 10 से 15, 10 to 15 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। एक क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूं कि ये ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे उदर गुहा से, एब्डोमिनल कैविटी से आउटर साइड में होती है, बाहर होती है। क्यों? वृषण कोश में पाई जाती है, स्क्रोटल सैक के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस या लगभग हम 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए नर जनन ग्रंथि वृषण कहां पाए जाते हैं दोस्तों? उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। तो ये ग्लैंड्स उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश, स्क्रोटल सैक, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण कहां पाए जाते हैं? याद रखना, उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं।
फिर मैंने वृषण की जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें आपको बताया था कि वृषण कोश की जो बॉल होती है वो दो आवरणों से मिलकर के बनी होती है, दो लेयर पाई जाती है, याद रखना, जिन्हें कहा जाता है, बाहरी वाले को तो आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसको यौनिक कंचुक कहा जाता है, जो कि महीन एवं पतला होता है, और दूसरा आवरण, आंतरिक आवरण, श्वेत तंतुनुमा संयोजी ऊतकों का बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसे श्वेत कंचुक या ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। तो वृषण कोश की जो दीवार है, स्कॉटल सैक, वृषण कोश की जो बॉल है, जो भित्ति है, दीवार है, वो याद रखिए दो आवरणों से मिलकर बनी होती है। दो आवरणों से क्या होती है? निर्मित होती है। दो आवरण कौन कौन से हैं? दो आवरणों से निर्मित होती है। इसको वृषण खोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृषण खोल के नाम से जानते हैं। इसमें एक पार्ट तो होता है यौनिक कंचुक, आउटर वाला पार्ट, जिसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। यह आउटर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट होता है, याद रखना, ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो कि महीन एवं पतला होता है, बिल्कुल महीन तथा पतला होता है, थिन होता है एकदम, जिसको क्या कहा जाता है? यौनिक कंचुक कहते हैं। और एक दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं श्वेत कंचुक, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहा जाता है इसको? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। श्वेत कंचुक कहा जाता है। ये श्वेत तंतु में संयोजी ऊतकों का बना होता है। श्वेत तंतु में संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। श्वेत तंतु में श्वेत तंतु में संयोजी ऊतकों से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 2 से 3 महीन क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण में 2 या 3 महीन नलिकाएं होती हैं, कुछ ट्यूब्स होती हैं। इनको कहा जाता है शुक्रजनक नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इन नलिकाओं के अतिरिक्त कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी होती हैं, कुछ ब्लड सेल्स भी होती हैं, कुछ नर्व टिश्यूज भी होते हैं। ये सारी पिंठुकों में पाए जाते हैं। कुछ 250 से 300 वृषणपालियां पाई जाती हैं, याद रखना। क्या होती हैं इसमें? प्रत्येक वृषण के अंदर अपन बात करें तो लगभग 250 से 300 वृषणपाली होती हैं। इनको टेस्टिज लोब कहा जाता है। और ये जो वृषणपाली होती हैं, इन वृषणपालियों के अंदर ही 2 या 3 क्या होती हैं? महीन नलिकाएं होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। इनके अतिरिक्त, शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, कुछ ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, और कुछ नर्व फाइबर उपस्थित होते हैं। ये सभी कहां पाए जाते हैं? वृषणपालियों के अंदर पाए जाते हैं, याद रखना। टेस्टिज लोब के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त और क्या पाया जाता है। तो इनके अतिरिक्त जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं, उनमें लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, और लीडिंग सेल्स जो होती हैं
वो नर हार्मोन एंड्रोजन्स का सीक्रेशन करती हैं, और एंड्रोजन्स का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण करने का काम करता है। तो इनके अतिरिक्त और क्या पाया जाता है? जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं, इनके अंदर और क्या होता है? तो अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाएं, या इन्हीं को कहा जाता है लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और ये अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स, इससे स्राव निकलता है, उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स का जो उदाहरण आता है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, ये किसका काम होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? ये फंक्शन होता है। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आवाज का भारी होना, शरीर पर दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक होना, शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे लक्षण जो हैं ये किसके लक्षण होते हैं? याद रखना, मेल के लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? ये मेल के लक्षण होते हैं। इन सब का निर्धारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब मैंने आपको वृषण की स्ट्रक्चर बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, जो शुक्रजंग नलिका होती है, उसके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक एनवलप होता है, जिसे ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको ट्यूनिका प्रोपिया के नाम से जाना जाता है। उस ट्यूनिका जो प्रोपिया है, उसका जो इनर लेयर है, जो आंतरिक स्तर है, वो बना होता है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यूज का। जनन उपकला ऊतकों का बना होता है, जिसमें दो प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं। तो प्रत्येक शुक्र जनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू एनवलप, संयोजी ऊतकों का आवरण उपस्थित होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतकों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका प्रोपिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। इस ट्यूनिका प्रोपिया का जो आंतरिक स्तर है, जो इंटरनल लेयर है इसकी, वो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। इसकी जो इंटरनल जो लेयर है वो किसकी बनी होती है? इंटरनल लेयर, याद रखना, जनन उपकला ऊतकों से मिलकर बनी होती है। जनन उपकला ऊतकों से निर्मित होती है। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू।
जनन उपकला ऊतकों से क्या होती है, बनी हुई होती है। और ये जो जनन उपकला ऊतक का आवरण है, इस स्तर में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इस स्तर में दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है शुक्राणुजनक कोशिकाएं, शुक्राणुजनक कोशिकाएं बोलते हैं, या इनको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, या इनको आलंबन कोशिकाएं कहा जाता है। आलंबन कोशिकाएं, या इनको सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। धात्री कोशिकाएं भी कहते हैं, या इनको नर्स सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नर्स सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो पहले नंबर की जो शुक्राणुजनक कोशिकाएं हैं वो क्या काम करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं या आलंबन कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पोषण प्रदान करने के साथ साथ विकासशील जनन कोशिकाओं को परिपक्वता भी देती हैं, याद रखना। तो शुक्राणुजनन कोशिकाएं, पहली हम पढ़ रहे हैं शुक्राणुजनक कोशिकाएं। ए नंबर डाल रहे हैं अपन, शुक्राणुजनक कोशिकाएं। शुक्राणुजनक कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। इनके कार्य की बात करें कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का काम क्या है, तो इस शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इनके कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु निर्माण करना किसका काम होता है? शुक्राणुजनक कोशिकाओं का काम होता है। यानी स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन बाई स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। शुक्राणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेकंड नंबर पर जो आती है वो है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका बोल सकते हो, या इनको धात्री सेल्स कह सकते हैं, नर्स कोशिकाएं बोल सकते हैं, धात्री कोशिका कह सकते हैं, इनको नर्स सेल्स भी कह सकते हैं, या इनको आलंबन कोशिका कहा जाता है, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं इनको, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। क्या काम करती हैं, याद रखना, ये कोशिकाएं वैसे संख्या में कम होती हैं, थोड़ी स्तंभी कॉलमनर टाइप की होती हैं, कॉलम टाइप की होती हैं, स्तंभी प्रकार की होती हैं, संख्या में कम होती हैं, याद रखना। ये संख्या में कम तथा स्तंभी प्रकार की होती हैं, जिनको कहते हैं कॉलमनर टाइप सेल्स बोलते हैं, स्तंभी प्रकार की होती हैं। इनकी स्वतंत्र सतह जो होती है वो स्वतंत्र सतह वाला भाग थोड़ा कटा फटा होता है, और जिसमें इस भाग से शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं जो होती हैं वो किससे जुड़ी रहती हैं? सर्टोली सेल्स के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं? जो डेवलप्ड हैं, विकासशील जनन कोशिकाएं होती हैं, उनको सुरक्षा, सहारा, पोषण प्रदान करने के साथ साथ जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जो अनावश्यक कोशिका द्रव्य है उसका क्या कर देती है? विघटन करने का काम करती हैं। तो इनके कार्य की बात करें, इनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है,
तो विकासशील जनन कोशिकाओं, यानी इसको अपन कह सकते हैं डेवलप्ड जर्मिनल सेल्स को सुरक्षा, सेफ्टी, सहारा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट देने के साथ साथ पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रदान करना। इसके अलावा जो अनावश्यक कोश का द्रव्य है उसके विघटन करती है। ये अनावश्यक कोश का द्रव्य का विघटन करती है। अनावश्यक कोशिका द्रव्य, नॉन इसेंशियल साइटोप्लाज्म, नॉन इसेंशियल साइटोप्लाज्म का विघटन करती हैं। नॉन इसेंशियल साइटोप्लाज्म का क्या करती है, याद रखना, विघटन करने का काम कौन करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों, ये सर्टोली कोशिकाओं से एक इन्हिबिन नामक प्रोटीन का स्त्राव होता है। इन्हिबिन प्रोटीन निकलती है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है FSH, पुटिका उत्तेजक हार्मोन, उसका रेगुलेशन करती है। कौन करती है? इन्हिबिन प्रोटीन। तो ये सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स, इनसे एक प्रोटीन का स्त्राव होता है, इन्हिबिन प्रोटीन। इन्हिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन होता है। ये इन्हिबिन प्रोटीन क्या काम करती है? स्पर्म फॉर्मेशन को, शुक्राणु निर्माण को स्टिमुलेट करने वाले पुटिका उत्तेजक हार्मोन, जिसको अपन कह सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसका क्या करती है? ये नियमन करती है, रेगुलेशन करती है। इसका क्या करती है? ये नियमन करती है, रेगुलेशन करने का काम करती है। तो सर्टोली कोशिकाओं से इन्हिबिन प्रोटीन निकलती है जो कि शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले जो पुटिका उत्तेजक हार्मोन है उसका क्या करती है? नियमन करती है। तो ये दो प्रकार की सेल्स किस में पाई जाती हैं, याद रखना, टेस्टिज के अंदर पाई जाती हैं, ट्यूनिका प्रोपियल लेयर के अंदर होती हैं। टेस्टिज कैसी ग्लैंड है? तो टेस्टिज याद रखना, वैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है। कुल मिला के इसको मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। वृषण स्वयं तो बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये नलिका युक्त होती है, लेकिन और इससे किसका सीक्रेशन होता है? एंजाइम का। जिससे एंजाइम का सीक्रेशन होता है वो तो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इसमें कुछ अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, कुछ विशेष टाइप्स की सेल्स होती हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स कहा जाता है। और लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती हैं, जो कि नलिका विहीन होती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नलिका विहीन ग्रंथियों से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, तो इससे एंजाइम हार्मोन दोनों का सीक्रेशन होता है। ये डक्टलेस भी होती है, डक्ट्स भी पाई जाती हैं। इसका मतलब वृषण एक कैसी ग्रंथि है, याद रखना, एक मिक्स ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। तो टेस्टिज की यदि हम बात करें तो ये स्वयं सेल्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसी ग्रंथि है? ये बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये डक्ट्स पाई जाती है, इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और एंजाइम सीक्रेशन होता है। लेकिन इसके अंदर
एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स या इनको कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं। और ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं ये याद रखना डक्ट लेस होती हैं, इनसे हार्मोन सीक्रेशन होता है। इसका मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वृषण एक मिक्स ग्लैंड है। वृषण एक कैसी ग्रंथि है, याद रखना इसको मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। वैसे 12th क्लास तक एनसीईआरटी में अंतःस्रावी ग्रंथि लिखा हुआ है कि वृषण एक कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। या जनन ग्रंथियां कैसी होती है, अंतःस्रावी होती है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो ये कैसी ग्रंथियां होती हैं, ये मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती हैं, मिक्स ग्लैंड के रूप में जानी जाती हैं। ये बात हुई हमारी टेस्टिज की। अब हम इसमें स्पर्म की संरचना के बारे में बात करेंगे, शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करते हैं। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको एक डिटेल डायग्राम लिया है, हैंडमेडेड डायग्राम भी मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा। ये केवल इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाती है चीजें, डिजिटल चीजों को देखने से कि हाँ इस तरीके का स्पर्म होता है। स्पर्म जो है दोस्तों याद रखना मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। इसका व्यास होता है 5 माइक्रोमीटर और लंबाई होती है 50 माइक्रोमीटर, यानी बहुत ही छोटी कोशिका है ये, नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। शुक्राणु स्पर्म जो होते हैं वो मेल गैमेट के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, मेल गैमेट के रूप में काम करते हैं। और मेल गैमेट के रूप में स्पर्म काम करते हैं। और स्पर्म के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, शीर्ष भाग भी होता है, मध्यखंड होता है और एक पुच्छ भाग होता है। जैसा आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट है हेड, इसको बोलते हैं शीर्ष भाग। क्या बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं इसको, शीर्ष भाग बोलते हैं। शीर्ष भाग के जो ऊपर टोपीनुमा ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, टोपीनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है। ये इस भाग में न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये इसकी नेक है जिसको आप गर्दन कह सकते हो, नेक वाला पार्ट है ये। ये मध्यखंड है, मिडिल बॉडी है ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं मध्यखंड या इसको मिडिल बॉडी कहते हैं। मध्यखंड के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मध्यखंड में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसका टेल वाला पार्ट है, इसको पुच्छ भाग कहा जाता है। कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है ये अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे अपन एक सिंपल फॉर्म में इसका डायग्राम बनाना चाहें, ये इसका टेल वाला पार्ट हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये शीर्ष पार्ट के अंदर ही होता है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं।
अगर हम बात करें तो इस शीर्ष भाग को कहते हैं एक्रोसोम। इसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी काय से, और ये क्या काम करता है, निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय जो एग मेम्ब्रेन होती हैं, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, उनको गला करके अंडाणु में प्रवेश करने में, एंट्री में सहायक होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये इसका शीर्ष भाग है, इसको हेड पार्ट कह सकते हैं। ये इसका गर्दन वाला पार्ट है, इसको नेक कहते हैं, ग्रीवा वाला पार्ट कहते हैं। ये इसका मध्यखंड वाला पार्ट है, जिसको मिडिल बॉडी कहा जाता है। और ये इसका पुच्छ भाग है, जिसे टेल पार्ट के नाम से जानते हैं। टेल पार्ट का निर्माण तारक्काय सेंट्रियोल से होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। डीएनए वगैरह इसी में पाया जाता है। ये शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग में जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, केंद्रक भी पाया जाता है इसी में, न्यूक्लियस। और फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में केवल और केवल शीर्ष भाग ही प्रवेश करता है, मध्यखंड और पुच्छ भाग प्रवेश नहीं करते हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी निर्माण का काम करते हैं, स्पर्म को एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, स्पर्म को एनर्जी देते हैं। इनको सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। तो शीर्ष खंड हो गया, ग्रीवा वाला पार्ट हो गया, मिडिल बॉडी हो गई, और एक कौन सा पार्ट हो गया, टेल वाला पार्ट हो गया। तो दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने प्ले कर दिए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें लिख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुक्राणु मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के रूप में स्पर्म पाया जाता है। और इसका डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है इसका 5 माइक्रोमीटर। और लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी लगभग 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोन होती है। ये मेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं। नर युग्मक मेल गैमेट्स के रूप में कार्य करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक के रूप में काम करते हैं। शुक्राणु जनन क्रिया के द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इसके जनरली हम बात करें तो कितने पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। शुक्राणु के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है शीर्ष भाग, जिसको हेड पार्ट बोलते हैं। दूसरा पार्ट है मध्यखंड, जिसको मिडिल बॉडी कहा जाता है। तीसरा पार्ट होता है पुच्छ भाग, जिसको टेल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल पार्ट बोलते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है शीर्ष भाग, जिसको हेड पार्ट के नाम से जाना जाता है। शीर्ष भाग जो होता है वो शुक्राणु का सबसे अग्र भाग होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, याद रखना, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है, अपना गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है। ये एक्रोसोम क्या काम करता है, निषेचन के समय एक एंजाइम का सीक्रेशन करता है, हाइलुरोनिडेज। उस एंजाइम की सहायता से ये अंडाणु की झिल्लियों को भेदने का काम करता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम की सहायता से अंडाणु की झिल्लियों को भेदने का कार्य करता है, उनको गलाने का काम करता है, पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन बाय हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तो पेनिट्रेट करता है, ये अंडाणु की झिल्लियों को भेदने का काम करता है। जब अंडाणु की झिल्ली भेद दी जाती है तो शुक्राणु का शीर्ष भाग अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। जब भेदन के दौरान अंडाणु झिल्लियों के भेदन के दौरान शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, जो हेड पार्ट है, ये कहां प्रवेश कर जाता है, अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, एंट्री इन ओवम, और दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन में केवल शीर्ष भाग ही प्रवेश करता है, याद रखना। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का केवल शीर्ष भाग, हेड पार्ट ही ओवम में प्रवेश करता है। केवल हेड पार्ट ही, याद रखना, ओवम में क्या करता है, प्रवेश करता है। ये चीजें तो आगे अपन और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, पूरा फर्टिलाइजेशन अपन अलग से पढ़ेंगे। ये तो एक केवल स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस भी याद रखना कौन से भाग में होता है, शीर्ष भाग में ही प्रेजेंट होता है। चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उपस्थित होती है। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है मध्यखंड, मिडिल बॉडी। सेकंड जो पार्ट आता है उसका नाम क्या है, मध्यखंड है, जिसको मिडिल बॉडी कहा जाता है। मध्यखंड में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, शुक्राणु को अंडाणु की ओर जाने के लिए एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस भाग में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जो कि एटीपी निर्माण का कार्य करते हैं। यानी स्पर्म को ओवम की ओर जाने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी जो मिलती है वो कौन से पार्ट से मिलती है, याद रखना, मिडिल बॉडी से मिलती है, मध्यखंड से मिलती है। और तीसरा पार्ट जो आता है इसका वो है पुच्छ भाग, जिसको टेल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल पार्ट बोलते हैं।
पुच्छ भाग का निर्माण जो होता है वो तारक काय से होता है, सेंट्रियोल से होता है। ये लंबा पतला अंतिम भाग होता है जो कि शुक्राणु को संतुलन प्रदान करता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो तारक काय से होता है, सेंट्रोसोम से होता है। शुक्राणु का अंतिम लंबा पतला भाग है और क्या काम करता है, शुक्राणु को संतुलन प्रदान करता है। शुक्राणु को संतुलन प्रदान करना ये किसका काम होता है, याद रखना, पुच्छ भाग का कार्य होता है। 3 टर्म है, मैं यहीं पे बता देता हूं, वैसे ये आगे भी अपन आप अभी तो और चर्चा करेंगे। एक तो आता है यूस्पर्मिया, एक आती है ओलिगोस्पर्मिया, एक आती है एंजियोस्पर्मिया। यूस्पर्मिया क्या होता है, सीमन के अंदर जनन द्रव्य में वीर्य के अंदर यदि पर्याप्त शुक्राणु हैं, सफिशिएंट मात्रा में स्पर्म पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं, याद रखना, यूस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, यूस्पर्मिया। जनन द्रव्य वीर्य या इसको दैहिक द्रव्य भी बोलते हैं, सीमन में पर्याप्त शुक्राणुओं की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट स्पर्म इन सीमन, तो उसको क्या बोलते हैं, यूस्पर्मिया बोलते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। यदि वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाए, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म इन सीमन, डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म इन सीमन क्या कहलाता है, ओलिगोस्पर्मिया। और स्पर्म बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, एब्सेंस अनुपस्थिति हो, तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिया। वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, जनन द्रव्य के अंदर यदि वीर्य के अंदर शुक्राणु अनुपस्थित हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमने बेहद महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैं टेस्टिज का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका था। वही हमने पहले लिखा था इस क्लास के अंदर कि टेस्टिज क्या होते हैं, कौन कौन से इसकी सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या मोटाई है, संख्या क्या है, शेप कैसी होती है, कार्य क्या है, कौन कौन सी ग्लैंड की तरह काम करता है, इसमें कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, इसमें कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा है स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो ये बात थी दोस्तों हमारी, ये हमने सेकंड क्लास जो पढ़ी है उसके अंदर अपने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ ली है। अब हम आगामी जो क्लास है उसके अंदर जो सहायक जनन अंग हैं, ऐसे शरीर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जिसे अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय क्या होता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।